Hello kids, today we'll take chapter number 4 of geography, that is air. Air क्या है? Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. आप सबको पता है कि हवा के बिना life is not possible, है ना? तो हवा क्या दिखती है हमें? नहीं, but we can feel air. तो ये दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एयर कि अर्थ में कैसे एयर का हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट है, क्या इम्पोर्टेंस है और एयर से हमें हमारे एटमॉस्फेयर को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है. ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, तो हमें पता ही है इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज. जो सूरज की गर्मी है उससे हमें उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती है एयर, और एयर से हम जो ब्रीथ करते हैं उससे हम जीवित रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, लाइफ इज़ पॉसिबल व्हेन वी ब्रीथ एयर. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, ये एक हमारे लिए ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन का काम करती है. एक हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं और हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे और गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. अगर ये ना हो तो हम दिन में सूरज की गर्मी से मर जाएं और रात को जो इतनी ठंड हो जाए उससे हम सर्वाइवल हमारा मुश्किल हो जाए. सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एयर ही है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का वो लाइवेबल मतलब जीने के लायक है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लू बॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड. क्या होता है इससे कि अगर ये ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करती है कि ये हमारे लिए सर्वाइवल की कंडीशंस बनाती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, उससे क्या होता है अर्थ के जो हीट की रेडिएशंस है वो डायरेक्ट अर्थ को ट्रैप नहीं कर पाती हैं. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना गो ग्रीन, कि मतलब चारों तरफ ग्रीनरी होना. तो हमारी ये जो एयर है जो हमारे को सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और CO2 का जो हम करते हैं लेन देन एटमॉस्फेयर से अपने एनवायरनमेंट से, उसके लिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, जब इसका जो है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल गैस है. तो जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू इंडस्ट्री का धुआं, पोल्यूशंस, कार फ्यूम्स, इन सब चीज़ों से, तो द हीट रिटेन इंक्रीजेज. तो इसकी वजह से जो है टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है और उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ये सब आप सुनते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर चेंज. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये होता है कि अर्थ में ऐसे चेंजेस होना. द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो बर्फीली जगहें हैं वर्ल्ड में वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, बर्फ़ भी. एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेज. इसकी वजह से क्या होता है? समुद्र का लेवल बढ़ जाता है जिससे फ्लड आते हैं जगह जगह पे. ठीक है, देयर में भी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट. और इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मतलब कई तरह के खतरनाक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में, लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन. जिसकी वजह से कि ये ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो हमें देखो ना कई हमारे जानवरों की और कई प्लांट्स की स्पीशीज़ जो है वो गायब हो जाती हैं धरती से. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ से बनता है? ठीक है, ये डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ. ये छोटा सा सर्कल है ना जो दैट यू शुड ड्रॉ इन योर नोटबुक. कौन सी गैसेज है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर बनता है. बाकी जो गैसेज हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन जो है बहुत लेस क्वांटिटी में है. इनकी परसेंटेज देखो दिखा रखी है. नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, CO2 है 0.03, आर्गन है 0.93 एंड ऑल अदर आर 0.04. ओके, बाकी इसके अलावा जो है टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के अलावा हमारी एयर में. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज. ये जो पाई चार्ट बनाया दैट सर्कल इज कॉल्ड पाई चार्ट. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है, प्लेंटीफुल गैस है. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. तो जब हम सांस लेते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी जाता है और उसको हम एक्सहेल यानी बाहर निकाल देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. नीड्स टू अंडरलाइन कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. उनको डायरेक्टली नहीं मिलती एयर से. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट. This is also important. Bacteria that live in the soil and roots of the some plant take nitrogen
फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। तो जो जिस रूट में, जिस मिट्टी में वो प्लांट उगे हुए होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन के कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं और उनको चेंज करके किसी भी फॉर्म में प्लांट्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। कहाँ से मिलती है हमें ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सबने पढ़ रखा है, फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गए। इसलिए हम बोलते हैं कि पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे जीवित रहने के लिए, ओके, फॉर आवर सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट यूज CO2 टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्ट फॉर्म होती है CO2, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए जो ग्रीन प्लांट है वो CO2 यूज़ करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है ह्यूमंस को, ठीक है ना। और ह्यूमन और एनिमल क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस, ठीक है। तो यही एक साइकिल चलती है परफेक्ट बैलेंस की। ओवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। लेकिन ये बैलेंस भी कब बिगड़ता है? जब हमारे यहाँ पे पोल्यूशन होता है, जैसे कोल और ऑयल का जलना। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of CO2 is affecting, फिर वही अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को पोल्यूशन इफेक्ट करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब हमारे एटमॉस्फेयर का भी स्ट्रक्चर है। दिस ऑल्सो यू नीड टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जैसे हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी ना, ऐसे हमें एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स पढ़ रहे हैं। जो हमने अर्थ में पढ़ा था, ओजोन लेयर थी, स्ट्रेटोस्फेयर थी, है ना, जो लेयर्स हमने पढ़ी थी, लिथोस्फेयर, ओके। नाउ ये स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की लेयर है ना। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप देखो, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर। नाउ वी विल स्टडी इन ब्रीफ इन सब के बारे में। ट्रोपोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी हाइट 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जिसमें हम सांस लेते हैं वो यहाँ पर होती है। यू कैन सी ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। सारे जो भी वेदर के चेंजेस होते हैं इसी लेयर पे ये होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एयरपोर्ट। जिसमें हमारे एरोप्लेन्स उड़ रहे होते हैं, देखो पिक्चर में ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है। ये उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाती है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसमें ओजोन गैस की लेयर्स होती हैं। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। और इसकी वजह से जो है हम सूरज की हार्मफुल इफेक्ट्स जो होती हैं, जो सूरज की गर्मी होती है, उससे हम बचते हैं इस लेयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है? दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और ये बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर। मीटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर और एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब मीटेराइट्स आते हैं ना स्पेस में, तो वो इसकी गर्मी की वजह से वहाँ पे बर्न अप हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर क्या है? इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। बहुत तेज़ से टेम्परेचर बढ़ता है इसकी हाइट के हिसाब से। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। थर्मोस्फेयर का एक पार्ट होता है आयनोस्फेयर, ठीक है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो FM और ये जो हम रेडियो वेव्स सुनते हैं ना, जो हमें हमारी आर्मी में भी यूज़ होती हैं, सी में भी यूज़ होते हैं, इन सब के लिए ये जो है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करती हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसी लेयर की हेल्प से हम ये रेडियो ट्रांसमिशन वाले लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर क्या होती है? द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है उसको हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। इसमें बहुत कम, वेरी थिन एयर, मतलब बहुत कम हवा होती है। दैट इज लाइट गैसेज। कौन कौन सी गैसेज होती हैं इसमें? हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पे स्पेस से, इसी लेयर से जाती हैं।
नाउ नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे चेंजेस होंगे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, वैसे वैसे वेदर और क्लाइमेट हमारे चेंज होंगे। आज बारिश होने वाली है, जो वेदर फोरकास्ट होता है ये सब लोग कैसे कर देते हैं, बिकॉज दे रीड इट कि अब आने वाले उसमें कैसा वेदर जो है वो आर टू आर डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना। वेदर क्या होता है, इट इज़ द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्लाइमेट क्या है, इट इज़ द वेदर कंडीशन फॉर ए लार्ज पीरियड एंड ऑफ अ लार्ज एरिया। और क्लाइमेट क्या होता है, इट इज़ अ वेदर कंडीशन फॉर अ लार्ज पीरियड, यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और लार्जर एरिया के लिए जो होता है, दैट इज क्लाइमेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। द टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, जो हमने पीछे भी पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट विंड्स में, समर हेमिस्फेयर और उन सब में कैसे समर और विंटर हम फील करते हैं, ठीक है ना, कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है वैसे वैसे उसमें चेंजेस होते हैं। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इन इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अर्थ से मिलने वाली एनर्जी जो है, इनकमिंग सोलर एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, किसके लिए, चेंजेस के लिए, टेम्परेचर के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उसके लिए, ठीक है। और ये द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, जो हमने पोल्स पढ़े थे ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी वजह से। तो क्या होता है, देयर फॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो इनकी वजह से, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ में ज़्यादा ठंड कब होती है, जब अर्थ की बैक साइड सन के ऊपर आती है, ठीक है ना, सन को बैक साइड फेस करती है तो वहाँ ठंड होती है, फ्रंट साइड फेस करती है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये फिगर 4.3 में वेदर इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रखे हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, एंड रेन गॉज जो होता है रेनफॉल की अमाउंट के लिए, एंड विंड वेन होता है डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए। देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस पे भी बना हुआ है ये, तो ये हेल्प करता है हमें मूव करके उसके विंड के बारे में बताने के लिए। एक देखिए ब्लू बॉक्स में, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है, और उबलता है सबसे ज़्यादा किस पे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या, यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट द एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। लेकिन ये शायद हम लोगों को फील होता है ना कि हमारी बॉडी में भी एयर का इफेक्ट आता है। वी डोंट इवन फील इट, शायद हम इसको फील नहीं करते हैं, बट वी नो द फैक्ट कि ये होता है, ऐसा हमने सुना हुआ है, ऐसा हमने देखा हुआ है। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेज अस फ्रॉम ऑल। लेकिन जब ज़्यादा बहुत तेज़ हवा होती है तो कई बार हम ऐसे अपने आप को आगे पीछे हिलता हुआ फील नहीं करते हैं कि हमें ऐसा लगता हो अभी हम गिरने लगे थे, इतनी तेज़ हवा का प्रेशर है। मोस्टली इन रेनी सीजन जब हम छतरी लेके जा रहे होते हैं, बारिश में कुछ ऐसे तेज़ हवा आती है तो उससे हमें ऐसा ही लगता है ना कि हमें हमारी बॉडी को प्रेस किए, पुश किया है किसी ने एयर की वजह से, है ना। एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, तो हमें सामने से वो प्रेशर मिलता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर, अंडरलाइन कर लो, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे एयर का वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कम होने लग जाता है और हम अपने आप को हल्का फील करने लग जाते हैं, बॉडी वेट जो है हमारा लाइट हो जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है सी लेवल पे, एंड डिक्रीजेज विद हाइट। ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जहाँ पे गर्मी होती है ज़्यादा तो वो एयर जो है गर्म होकर राइज होती है, एंड दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। मतलब जहाँ पे लो प्रेशर है एयर का तो वहाँ पे ठंडा मौसम और मतलब ऐसे क्लाउडी वेदर बना रहता है, ठीक है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ ठंडी हवा चलेगी। इट इज़ देयर फॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। उस एरिया को क्या कहेंगे, हाई प्रेशर एरिया, और वहाँ पे क्या होगा, क्लियर एंड सनी स्काइज होंगी, ठीक है। समझ आया इसका लिंक, वाइस वर्सा है दोनों। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। इट कैन कम एज 1 मार्क क्वेश्चन। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया।
नाउ कमिंग ऑन टू विंड, विंड के क्या टाइप्स हैं और विंड कैसे है, विंड का क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, जब हवा चलती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ उसको हम बोलते हैं विंड, ठीक है। यू कैन सी विंड एंड एट वर्क एज इट blows dry leaves down the pavement and uproots trees during a storm। हाँ, विंड का क्या होता है कि देखो सूखी पत्तियां उसके इधर उधर उड़ जाती हैं उसके प्रेशर से, और जब तेज़ स्टॉर्म यानी तूफान आता है तो फिर वो क्या है, जो पेड़ हैं वो भी जड़ से उखड़ जाते हैं, मतलब इतना प्रेशर होता है उसका। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, छोटे छोटे हमें मिट्टी के कण या डस्ट पार्टिकल भी हमें नज़र आते हैं जब नॉर्मल विंड चल रही होती है। और विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट, और कई बार इतना गहरा तूफान सा आ जाता है कि हम चल भी नहीं सकते हैं उसमें। ये सब तो शायद हमने एक्सपीरियंस कर रखा होगा। जो मैं अभी आपको एग्जांपल बोल रही थी वो कि विंडी डे में कैन यू वॉक हैविंग एन अम्ब्रेला, नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स ये हमने अपनी डेली रूटीन लाइफ में फेस किए हैं सब ने। अच्छा, सीन दैट ब्लू बॉक्स, अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लूज, एग्जाम्पल द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। इसका बड़ा सिंपल है कि जिस डायरेक्शन से ब्लो हो रही होती है वहीं से उसको इसका नाम मिलता है। वेस्ट डायरेक्शन से इफ विंड इज ब्लोइंग इट इज कॉल्ड वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, वेस्ट की तरफ से आ रही विंड। नाउ पार्ट्स देखते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं विंड्स के वी हैव 3 पार्ट्स। It is permanent winds. The trade winds, westerlies and easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं winds हैं जो westerlies और easterlies यानी वेस्ट से आने वाली और ईस्ट से आने वाली, ठीक है। These blow constantly throughout the year, एक ही डायरेक्शन में वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज विंड्स जो हैं फ्लो करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सीजनल विंड। सीजनल विंड्स क्या हैं, दीज विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन, सीजन के अकॉर्डिंग ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, ठीक है। ये आपको फिगर 4.4 में मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम्स दिखा रखा है, ठीक है। दिस ऑल्सो यू नीड टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। लोकल विंड्स क्या होती है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन स्मॉल एरिया। लोकल विंड्स लाइक लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। यस, ये किसी पर्टिकुलर सीजन में चलती है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, पूरे लू किसको बोलते हैं, जब बहुत गर्म हवाएं चल रही होती हैं, ठीक है, उनको हम लू बोलते हैं। नॉर्थ में ये चलती हैं समर सीजन्स में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू मॉइस्चर, अब हम मॉइस्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यू कैन गो थ्रू दिस साइक्लोन्स नेचर्स फॉर। साइक्लोन क्या होते हैं, तूफान होता है। इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि ये एक डिस्ट्रक्शन आता है साइक्लोन से, जो इतना बड़ा तूफान आ जाता है पानी का जिसमें बारिश आती है और सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। काइंड ऑफ बाढ़ भी होता है और साइक्लोन और स्टॉर्म भी होता है। तो इसकी वजह से जो ये एक एग्जांपल दे रखा है कि बे ऑफ बंगाल में हुआ था 18 अक्टूबर को 99 में, तो ये उसके बारे में बता रखा है कितना डैमेज हुआ था और किस हाइट पे किस लेवल पे वहाँ पे टाइड वेव्स आई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, और किस डिप्रेशन की वजह से ये आया था गल्फ ऑफ थाईलैंड में नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर में 25 अक्टूबर। काफ़ी लंबा ये चला था और इससे काफ़ी सारा मतलब लाइफ का भी और काफ़ी सारा वैसे भी फिजिकल भी काफ़ी नुकसान हुआ था। नाउ मूविंग ऑन टू मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर जैसे हम बोलते हैं ना कि आज थोड़ा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो उसको बोलते हैं बारिशों के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में, इवन सर्दी में भी हम कई बार मॉइस्चर फील करते हैं। तो वो क्या है मॉइस्चर, व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड अदर वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर, ठीक है, ये आपको सबको पता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी, जो मैंने अभी बोला कि जब भी हमें हवा में मॉइस्चर फील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी हो रखी है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कैन कॉल इट अ ह्यूमिड डे, ठीक है। जब वाटर वेपर की वो होती है उसमें तो हम कहते हैं आज ह्यूमिडिटी वाला दिन है। एज द एयर गेट्स वार्मेड इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। जैसे जैसे गर्मी हवा जो है गर्म होती है, वाटर वेपर वो इंक्रीज होता है तो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। कहते हैं ना ह्यूमिडिटी के बाद बारिश आएगी, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी है, मॉइस्चर हो रखा है सारे उसमें, तो अब जैसे ये ठंडा होगा ना तो बारिश आएगी ज़रूर। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी कंफर्टेबल। ये तो हम फील करते हैं समझ में ज़्यादातर ऐसा होता ही है।
इस सीज़न में भी ऐसा होता है कि कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारी बॉडी के स्वेट को भी। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग, ठीक है। तो जैसे वाटर वेपर बढ़ता है वो ठंडा होने लग जाता है। वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच ड्रॉपलेट्स। तो बादल में वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बारिश बन के, प्रेसिपिटेशन बन के वो आ जाते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जो जेट प्लेन्स होते हैं जब वो आकाश में उड़ते तो वाइट ट्रेल, एक पीछे वाइट सा धुआं उनके निकल रहा होता है ना। वी सी ट्रेल ऑफ दीज कंडेंस, ये क्या होता है, कंडेंस मॉइस्चर होता है फॉर सम टाइम, जब वहाँ पे ऊपर कोई हवा का मूवमेंट नहीं होता उनको डिस्टर्ब करने के लिए, वो थोड़ी देर ही हमें दिखता है वाइट वाइट सा, शायद देखा भी होगा आप सबने। प्रेसिपिटेशन दैट कम फ्रॉम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, मैंने पहले भी बोला प्रेसिपिटेशन क्या है, जो बारिश आती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर फ्रॉम रेन वाटर प्लांट्स हेल्प रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन फ्रॉम द बेयर माउंटेन एंड। अच्छा, जब पेड़ नहीं होंगे पहाड़ों पे तो वो जो सीधा बारिशों का पानी है नीचे आएगा, तो जिसकी वजह से लो लाइंग एरिया में बाढ़ आने की टेंशन रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, कन्वेंशनल, ऑरोग्राफिक एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये पिक्चर्स में आपको ड्रॉ करके दिखाया, इनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, लेकिन ये लिखा हुआ है कि कौन से 3 तरह के रेनफॉल्स होते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बारिश आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो जंगल सूख जाते हैं, तो बारिश में फिर वो प्लांट्स और एनिमल का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द, और बारिश आती है तभी अर्थ सरफेस को फ्रेश वाटर मिलता है, और जहाँ पे बारिश नहीं आती है, कम आती है, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, पानी की कमी होती है और ड्रॉट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड, और अगर ये ज़्यादा होती है तो बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो इन शॉर्ट आई वांट टू से कि एवरीथिंग इन नेचर शुड बी यूज्ड टू अ लिमिट एंड इट इज़ कन्फाइंड इन इट्स रीजन, कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी ज़रूरत है ये उतना ही हमें मिलना चाहिए, अदरवाइज मोर और लेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल फॉर अस। ना ज़्यादा अच्छा है ना कम अच्छा है, तो ठीक है। तो वी शुड नॉट कट ट्रीज, इससे हमें थोड़े पॉइंट्स पता चल रहे हैं। वी शुड यूज़ लेस वाटर, जितना इंपॉर्टेंट हो उतना ही हम यूज़ करें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी पानी और ये सब बचा रहे, ठीक है ना। और एक छोटा सा है, द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। बर्फ़ का भी जो सब है ये सब भी प्रेसिपिटेशन की फॉल, जो ओले गिरते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइज along with this video. Okay, have a nice day, take care.